नमस्कार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कंपैरिजन करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों ही फंड काफी रेपुटेड फंड हाउस से आते हैं और काफी पुराने फंड है। दोनों फंड को 10 साल से अधिक हो चुका है लॉन्च हुए। तो इस वीडियो में जानेंगे कि दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, मीन्स रिटर्न्स कैसे रहे हैं, इनमें रिस्क कितना है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है और भविष्य में आप किस फंड के साथ इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा रिटर्न अर्न कर सकते हैं मार्केट से। तो वीडियो के अगले सेक्शन में सबसे पहले जानेंगे कि दोनों फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इन्होंने रिटर्न्स कैसे जनरेट करके दिए हैं शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। तो देखिए, जहां तक रिटर्न्स की बात है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स में काफी कंसिस्टेंसी है। यह हर टाइम फ्रेम में इसने काफी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं और लगभग हर टाइम फ्रेम में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को पीछे छोड़ा है। लेकिन जहां तक मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की बात है, तो किसी टाइम फ्रेम में इसने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से बेहतर रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, लेकिन किसी टाइम फ्रेम में यह पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से पीछे भी रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अपनी कैटेगरी का एक बहुत ही रेपुटेड फंड है और जैसे कि मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को सबसे अच्छा फंड माना जाता है, उसी तरह फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को अपनी कैटेगरी का सबसे अच्छा फंड माना जाता है, क्योंकि रिटर्न्स के साथ साथ जो परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है और यह फंड जो रिटर्न्स जनरेट करके देता है वो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करके जनरेट करके देता है, जिसमें कि आपको मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं एक्सपीरियंस करने पड़ते। तो फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफी कूल है, आपको मानसिक शांति इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा रहती है और परफॉर्मेंस में भी कोई आपको खास कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि अभी जब मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है अराउंड पिछले 6 मंथ से, तो जहां पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में गिरावट है सिर्फ -4% की, वहीं पर कैटेगरी में गिरावट है 15% की और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में भी अच्छी खासी 12% की गिरावट एक्सपीरियंस करी गई है। तो जहां कैटेगरी में 16% गिरावट मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में, 12% की गिरावट वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में सिर्फ 4% की गिरावट एक्सपीरियंस करी गई है। अब ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर में कैटेगरी ने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं एक बहुत ही मॉडरेट 6% के, वहीं पर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 1 ईयर टाइम फ्रेम में रिटर्न जनरेट किए हैं शॉर्ट टर्म में 14% के और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने रिटर्न्स दिए हैं 17% के। तो यहाँ मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड आगे दिखता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से। 3 ईयर टाइम फ्रेम में भी लगभग बराबर रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन 5 ईयर टाइम फ्रेम में पहुंचते ही पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड काफी आगे निकल जाता है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड से। जहां 5 ईयर टाइम फ्रेम में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने एक बहुत बड़ा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को 30% का, जो कि आप जानते हैं कि जो कोविड का क्रैश आया था उसके बाद का पीरियड में जो रिकवरी आई है, काफी फास्ट रिकवरी आई है उस क्रैश के बाद, तो उसका पूरा फायदा मिला है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को और इन्होंने रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं 30% के पिछले 5 ईयर्स में। वहीं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड रिटर्न्स जनरेट कर सका सिर्फ 21% के। अब यहाँ पर यह भी बात गौर करने वाली है कि इस ड्यूरेशन में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने रिटर्न्स जनरेट किए 23% के, मींस कि 5 ईयर टाइम फ्रेम में यदि आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी के परफॉर्मेंस से भी नीचे परफॉर्म किया है, 2% रिटर्न्स इसके कम है कैटेगरी एवरेज से भी, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से तो ये 9% पीछे रहा है 5 ईयर टाइम फ्रेम की बात करें तो। अब यदि लॉन्ग टर्म की बात करें, जो कि 10 ईयर टाइम फ्रेम की बात करें, तो कैटेगरी ने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने रिटर्न्स जनरेट किए हैं सिर्फ 13% के, जो कि आप जानते हैं कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। इससे आपको मल्टी कैप कैटेगरी या फिर मिड कैप और स्मॉल कैप में तो अच्छे मिलते ही हैं, लेकिन फ्लेक्सी कैप में आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं लॉन्ग टर्म में भी। तो यहाँ पर मॉडरेट 13% रिटर्न जनरेट करके दिया है, जो कि निफ्टी के भी रिटर्न से कम है 10 ईयर पीरियड की अगर बात करें तो। और यदि फंड्स की बात करें तो पराग फ्लेक्सी कैप फंड ने यहाँ पर भी परफॉर्म किया है कैटेगरी को भी और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड को भी। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने रिटर्न्स जनरेट किए हैं 17% से भी अधिक के। तो कैटेगरी ने जहां 13% जनरेट करके दिया है, पराग पारिक ने 17% रिटर्न जनरेट करके दिया है लॉन्ग टर्म में, जो कि काफी रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के किसी फंड के लिए। वहीं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने 10 ईयर टाइम फ्रेम में कैटेगरी एवरेज को सिर्फ मैच किया है, आउट परफॉर्म नहीं किया है, सिर्फ 13%
इस फंड ने भी रिटर्न जनरेट करके दिए हैं और कैटेगरी एवरेज भी 10 ईयर्स में 13% ही है। तो देखा जाए तो यदि 1 ईयर टाइम फ्रेम में आप और 3 ईयर में भी थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को, लेकिन बाकी सभी टाइम फ्रेम में 5 ईयर और 10 ईयर जो थोड़े लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम को जाते हैं उनमें इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने, या कहिए कि मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस ने ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को रीअलाइन किया है। पहले इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो काफी डिफेंसिव रहती थी उसको इन्होंने चेंज करके अब काफी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये फॉलो करने लगे हैं, जिसके चलते इनके जो इन्वेस्टमेंट है उनके पी रेशियो भी काफी बढ़ गए हैं और फंड के पोर्टफोलियो में कंसंट्रेशन भी ज्यादा बढ़ गया है। यह अब सिर्फ कुछ ही शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि अभी डिस्कस करेंगे इनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को अगले सेक्शन में जब डिस्कस करेंगे कि इनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल क्या है। तो ऐसे जो इन्होंने चेंज किया अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल में मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने, तो इनके सभी फंड्स में अब यही एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल अब फॉलो की जाने लगी है। चाहे इनका कोई भी फंड हो, किसी भी कैटेगरी का फंड हो, यह काफी एग्रेसिवली अब इन्वेस्ट करने लगे हैं और उसका परिणाम यह मिला है कि यदि आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर में, तो इस फंड की परफॉर्मेंस आपको बेहतर दिखेगी जिसके यदि लॉन्ग टर्म एवरेजेस से अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो यदि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और इस बात पे आप बेट करने के लिए तैयार हैं कि आगे जाके मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगा क्योंकि इन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उसको चेंज कर दिया है, तब तो आपको बात बनती है कुछ ये सोचने की कि पराग पारिक के बजाय आप मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड में चले जाएं। लेकिन यदि वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जब मार्केट गिरते हैं तो उस समय आपको जो मार्केट करेक्शन में प्रोटेक्शन चाहिए होता है, जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वह मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता है। वह प्रोवाइड करेगा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ही, जैसा कि अभी भी डिस्कस किया कि जहां पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में सिर्फ गिरावट आई है 4% की, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड गिरा है 12% और कैटेगरी तो गिरा है 16% से। वीडियो के अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि दोनों फंड्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज क्या हैं और उनमें क्या अंतर है और दोनों फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज के आधार पर आप किस फंड से क्या उम्मीद रख सकते हैं भविष्य में। तो जहां तक बात करें इन्वेस्टमेंट स्टाइल की, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड फॉलो करता है एक बहुत ही डिफेंसिव वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल। तो देखिए, वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल में आप जानते ही हैं कि फंड ऐसे शेयर्स का चुनाव करते हैं जिनका वैल्यूएशन बहुत हाई नहीं होता, लेकिन जो अच्छे शेयर्स होते हैं लेकिन मार्केट में वो है एक रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल होते हैं, बहुत ज्यादा मार्केट में हाइप नहीं बनी होती उन शेयर्स को लेके। तो जाहिर है कि ऐसे शेयर्स का पी रेशियो कम होता है, उनमें वैल्यू काफी होती है, काफी अच्छे वैल्यूएशन पे मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये शेयर। और यही कारण है कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिन शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, जो इसका पोर्टफोलियो है उसका पी रेशियो है मात्र 17%, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड फॉलो करता है एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रेटेजी। और यही कारण है कि यह इन्वेस्ट करता है ऐसे शेयर्स में जिनमें यह बहुत एग्रेसिव ग्रोथ देखता है। तो ऐसे शेयर्स जाहिर है कि बहुत ही हाई पी पे मार्केट में कोट होते हैं, लेकिन इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो होता है एग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल, उसमें यह ऐसे ही शेयर्स को पसंद करते हैं कि जो मार्केट में महंगे जरूर हैं लेकिन जिसमें इनको लगता है कि ग्रोथ काफी क्योंकि एग्रेसिव होगी तो आगे भी इन शेयर्स के प्राइस बढ़ते ही जाएंगे। ऐसे शेयर्स को ये चुनाव करते हैं जिनमें कि मोमेंटम इनको दिखता है। तो यही कारण है कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो का पी रेशियो है 48, जबकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो का पी रेशियो है ओनली 17। इसके साथ ही जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल होती है जिसको कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड फॉलो करता है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं वह एक बार किसी भी शेयर में वैल्यू देख के उसको परचेज कर लिया और उसके बाद जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनको ज्यादा चर्न नहीं करते हैं। तो जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करने वाले फंड्स होते हैं उनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी कम होता है, जबकि एग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करने वाले फंड्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हमेशा अधिक होता है। जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो पोर्टफोलियो है उसका टर्नओवर रेशियो है सिर्फ 25%,
जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशियो है 149%। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अंतर है, जो यह दर्शाता है कि दोनों की इन्वेस्टमेंट स्टाइल कितनी अलग है। तीसरा अंतर जिससे पता चलता है कि कौन सा फंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो कर रहा है वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल, और कौन सा फंड इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो कर रहा है एग्रेसिव ग्रोथ इन्वेस्टमेंट स्टाइल, वह पता चलता है डाइवर्सिफिकेशन को। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में यदि बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत अधिक डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप फंड है, जबकि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड एक बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखता है। जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ शेयर्स है 70 शेयर्स में इसने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो जाहिर है कि सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि 70 जो शेयर आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे तो वो जाहिर है कि बहुत से अलग अलग सेक्टर से आए होंगे। तो यह डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाता है, अलग अलग कंपनीज का डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है और अलग अलग आपको सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। वहीं पर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनके पोर्टफोलियो में शेयर्स की संख्या है सिर्फ 19। आप देखिए कितना बड़ा अंतर है और कितना ज्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का है। अब ऐसी स्थिति में दोनों बातें हो सकती हैं कि यह फंड या तो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, या फिर मार्केट में कोई डाउन ट्रेंड आता है, या कोई कंपनी स्पेसिफिक बात हो जाती है। जो शेयर्स आप लेके रखे हैं 19 और उनमें भी आपके फर्स्ट 5 शेयर्स में, फर्स्ट 10 शेयर्स में आपका कंसंट्रेशन बहुत अधिक होता है, 60-70% आपका कंसंट्रेशन हो जाता है फर्स्ट 10 शेयर्स में, और अराउंड 40% कंसंट्रेशन हो जाता है आपके पोर्टफोलियो का फर्स्ट 5 शेयर्स में। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी शेयर को लेके कोई कंट्रोवर्सी वाली बात आ जाती है, जैसे कि अभी कल्याण ज्वेलर्स के साथ हुआ और मोतीलाल ओसवाल के सभी फंड्स के पोर्टफोलियो और एनएवी बहुत ज्यादा हिट हुई उससे नेगेटिवली, तो यह रिस्क यह फंड कैरी करता है, जो कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में यह रिस्क नहीं है। वही फायदा यह होता है इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का कि यदि आपने शेयर्स का चुनाव सही किया और आपके पास कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो मार्केट में तेजी आती है, आपके उन शेयर्स में तेजी आती है जिनको आपने सिलेक्ट किया है, तो आप एक बहुत ही विंडफॉल गेन्स आपको होते हैं शेयर मार्केट में, और जिसका फायदा आपकी एनएवी को मिलता है और अल्टीमेटली आपके इन्वेस्टर्स को मिलता है। वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एक डाइवर्सिफिकेशन इसको मिलता है अपने इंटरनेशनल एक्सपोजर से भी, क्योंकि इंडिया में ऐसे बहुत कम ही फंड हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड उन्हीं फंड्स में से है। इसका 13% एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो इसको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है, जो कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ऑफर नहीं करता है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया में डाउन टर्न चल रहा है पिछले करीब 6 मंथ से, वहीं वर्ल्ड मार्केट्स में ऐसी कोई गिरावट ज्यादा नहीं आई है, तो उसका भी एडवांटेज पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को मिला है, जिसके चलते इसकी एनएवी गिरी है मात्र 4% पिछले 6 मंथ में, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड कैटेगरी ने 16% का हिट लिया है और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने हिट लिया है 12% का अपनी एनएवी में। एक और बात जो है बताती है कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड उतना एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाता है। वह बताता है कि इनका मार्केट कैप अलोकेशन क्या है। तो जहां पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने फंड का 93%, एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरा फंड ही उन्होंने लार्ज कैप कैटेगरी में ही लगा रखा है, जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। इस कैटेगरी फंड्स को यह अधिकार दिया गया है सेबी की तरफ से कि यह किसी भी तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपना कंसंट्रेशन बना के रखा है लार्ज कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, और उसके बावजूद भी यह इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं कंसिस्टेंटली हर टाइम फ्रेम में। तो यह एक बहुत ही क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। वहीं मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है लार्ज कैप कैटेगरी में ओनली 57%, और बाकी का इनका फंड इन्वेस्टेड है मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो वीडियो के अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि इन दोनों फंड्स में से किस फंड में कितना रिस्क है, और यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के किसी फंड में तो आपको किस फंड के साथ जाना चाहिए। तो जहां तक रिस्क की बात करें तो रिस्क म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में देखा जाता है 3 रेशियोज होते हैं इसके लिए कि किसी पर्टिकुलर फंड में कितना रिस्क है और कितना रिटर्न वो जनरेट करके दे रहा है अपनी कैटेगरी की और अपने बेंचमार्क की तुलना में। वो 3 रेशियो हैं बीटा, अल्फा और शार्पे रेशियो। इनका सभी का बेंचमार्क 1 ही होता है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि बीटा जितना 1 से नीचे रहे उतना अच्छा
और शार्पे रेशियो और अल्फा 1 से जितना ऊपर है उतना अच्छा हुआ फंड माना जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटा की। तो बीटा देखिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का है सिर्फ 0.66, जो कि काफी अच्छा है, जो यह बताता है कि फंड में वोलेटिलिटी नहीं है, क्योंकि बीटा हमें बताता है कि किसी फंड में कितनी वोलेटिलिटी रहने वाली है, एनएवी में कितने ज्यादा उतार चढ़ाव एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर फंड के इन्वेस्टर्स को। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर काफी अच्छा आपको प्रोटेक्शन देता है, काफी मानसिक शांति के साथ इस फंड में आप रह सकते हैं, जो कि आप इसकी परफॉर्मेंस में भी एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं कि परफॉर्मेंस भी उतार चढ़ाव नहीं है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है सभी टाइम फ्रेम्स में, इवन गिरावट के दौरान भी। वहीं दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा है 0.89 पे, तो बेंचमार्क से तो नीचे है, 1 से तो नीचे है, लेकिन फिर भी अगर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड से तुलना करें तो जाहिर है कि एनएवी में आपको ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, एक्सपीरियंस करने पड़ेंगे आपको। वहीं अल्फा की बात करें कि अपनी कैटेगरी की तुलना में कितना अच्छा रिटर्न्स ये जनरेट करके दे रहे हैं फंड, तो अल्फा दोनों का लगभग बराबर ही है। 6.92 है अल्फा मोतीलाल ओसवाल का और 6.90 है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का। शार्पे रेशियो की बात करें, जो यह बताता है कि कौन फंड कितना ज्यादा रिस्क लेके आपके लिए रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, यह भी 1 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो शार्पे रेशियो है वह 1 से ऊपर है, वह है 1.07 पर। लेकिन वहीं पर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का जो रेशियो है, शार्पे रेशियो, वह 1 से नीचे चला गया है, मीन्स ये काफी रिस्क लेके आपके लिए रिटर्न जनरेट करता है फंड। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का शार्पे रेशियो है 0.83 पर। तो बात सिर्फ रिस्क रेशियोज की नहीं है, आप अपेरेंटली भी देख सकते हैं कि इस फंड में कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कुछ ही शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड ने, और इसके अलावा वो भी सारे शेयर बहुत ही हाई पीई वाले शेयर्स हैं। 48 पीई रेशियो है इसके पोर्टफोलियो का, जो कि काफी हाई है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट में कोई भी उतार चढ़ाव ज्यादा होता है या किसी पर्टिकुलर कंपनी में, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जिसमें इस फंड ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो इसकी एनएवी बहुत ज्यादा प्रभावित होगी। दोनों ही स्थितियों में यदि मार्केट में मूवमेंट आता है पॉजिटिव तो बहुत तेजी से बढ़ेगी इसकी एनएवी, और यदि मार्केट में कोई डाउनटर्न आता है या कोई नेगेटिव न्यूज आती है किसी पर्टिकुलर शेयर या सेक्टर में, तो बहुत तेजी से इसकी एनएवी हर्ट भी होगी। वहीं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जैसा कि डिस्कस किया कि बहुत ही डिफेंसिव वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करता है, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन भी है इस फंड के पास, और वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करने के कारण इसका जो पोर्टफोलियो का पी रेशियो है वो अभी बहुत ज्यादा मॉडरेट है, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है, सिर्फ 17% है। तो कंक्लूजन के रूप में यही कहा जा सकता है कि यदि आप बैट करते हैं इस बात पे कि भविष्य में मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा परफॉर्म करेगा अपनी ग्रोथ ओरिएंटेड एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल के चलते, तो ही आपके लिए यह फंड सही जान पड़ता है। लेकिन यदि आप कंसिस्टेंट रिटर्न्स चाहते हैं विदाउट एनी शार्प मूवमेंट इन द एनएवी ऑफ द फंड, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड बेहतर चॉइस जान पड़ता है। आप अपने रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट स्टाइल और टाइम फ्रेम के अनुसार किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने या नहीं करने का निर्णय ले सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं।